हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब मॉड्यूल 16 के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले की एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट की सीजी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि वेइंग का प्रोसीजर क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी वेइंग की जाएगी या बैलेंसिंग की जाएगी उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, बैलास्ट का क्या यूज़ होता है, और एट लास्ट हम बात करेंगे कि हम बैलास्ट का यूज़ क्यों करते हैं और वेइंग के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है। इतनी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरह की बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल पर विजिट जरूर करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट में क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं उसको वेट करने के लिए, यानी उसकी वेइंग के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि किसी भी पार्ट का अगर आपको सीजी कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक्चुअल में वेइंग हम इसीलिए करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट की सीजी जो है हम वो कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था सीजी वो पॉइंट होता है जहां पर एयरक्राफ्ट क्या होता है, पूरी तरह से बैलेंस होता है। तो अगर हमें एयरक्राफ्ट का सीजी पता चल जाए तो हम उसको बहुत ही ईजिली है बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट तरीका है वो ये होता है कि आप एयरक्राफ्ट का वेट निकालिए, वेट निकालने के बाद उसका सीजी कैलकुलेट करिए। तो एयरक्राफ्ट का सीजी कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी सब्सटेंस का सीजी कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि जिस ऑब्जेक्ट की आपको सीजी कैलकुलेट करनी है उसको आप 2 पॉइंट से हैंग कर दो। ठीक है, एक पॉइंट से पहले हैंग करो, फिर दूसरे पॉइंट से हैंग करो, और उन जो पॉइंट्स पर जहां पर भी आपने हैंग किया है वहां से 2 परपेंडिकुलर लाइंस खींचो, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं एक्चुअल में वही जो पार्ट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका सीजी होता है। बट आप जानते हैं एविएशन में और एयरक्राफ्ट में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एयरक्राफ्ट को 2 पार्ट में हैंग करो फिर उसके परपेंडिकुलर पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करवाओ, क्योंकि आप वहां पर लाइनें नहीं खींच सकते। बहुत सारे ऐसे इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं एयरक्राफ्ट पे, तो ये तरीका जो है ये रियलिस्टिक नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम एयरक्राफ्ट के लिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और एक स्केल पर जो उसका एंड पॉइंट है उसको 0 मानते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको कहते हैं डेटम। डेटम जहां से सारे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। तो अगर ये पॉइंट डेटम है और हमने इसको 0 मान लिया है, और अलग अलग जगह पर अगर हम एयरक्राफ्ट का वेट या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेट रख देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये डेटम है तो हमें पता होगा कि यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, और वेट क्योंकि हमने रखा है तो हमें यह भी पता होगा कि उसका वेट क्या होता है। तो इस मेथड से भी हम सीजी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो भी वेट हमने अलग अलग जगहों पर रखी है उन सारे वेट को एक साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सारे वेट भी हमें पता है और उनकी डिस्टेंस भी पता है, तो वेट मल्टीप्लाइड बाई आर्म, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वो होता है मोमेंट, ठीक है। तो सारे एक पार्ट के हमने मोमेंट निकाले और फिर सबको कैलकुलेट कर लिया। तो ये बोला जाता है कि अगर आपको किसी भी पार्ट का सीजी निकालना है तो उसके लिए आपको टोटल जो ऑब्जेक्ट का मोमेंट है, अगर आप उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देते हो तो आप बता सकते हो कि किस जगह पर इसका सीजी होगा, ठीक है। तो ये तरीका जो है वो हम एयरक्राफ्ट में, जनरल एविएशन के एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एयरक्राफ्ट की सीजी कहां पर है, ठीक है। अब बात करें अगर वेट एंड बैलेंस डेटा की, कि आपको ये जो वेट बैलेंस डेटा ये कहां पर मिलेगा, तो ये आपको एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन रिकॉर्ड्स में मिल सकता है। एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल लिमिटेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर आपको मिल सकता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का वेट एंड बैलेंस रिपोर्ट में आपको ये डेटा मिल सकता है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट का टाइप सर्टिफिकेट डेटा सीट होता है वहां पर भी आपको वेट एंड बैलेंस के रिपोर्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी जगहों पर तो आप इसका रिपोर्ट ले सकते हैं, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। बात आती है कि अगर आपको रियल में एयरक्राफ्ट की वेइंग करनी है और उसकी बैलेंसिंग करनी है तो आपको किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहला इक्विपमेंट है स्केल। स्केल का मतलब होता है तराजू। तराजू मतलब जिस पर आप उसका वजन यानी वेट को है वो नापेंगे, मेजर करेंगे। तो ये 2 तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है मैकेनिकल, जिसको हम बीम स्केल बोलते हैं, और दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक। तो अब आज के ज़माने में मैकेनिकल सिस्टम नहीं यूज होता है, इसलिए मैक्सिमम जगहों पर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट की वेइंग के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ आपको जरूरत पड़ेगी स्पिरिट लेवल की, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको एयरक्राफ्ट को वेइंग करना है तो आप उसको लेबल करेंगे सबसे पहले। तो स्पिरिट लेवल जो है ये बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिंपली बताता है कि आपका एयरक्राफ्ट जो है वो लेबल है या पर नहीं है। सिर्फ तीसरी चीज होती है प्लम बॉब। प्लम बॉब जो आपने घरों में मिस्त्री जो लोग काम करते हैं वहां पर आपने देखा होगा। एक्चुअल में इससे आप स्ट्रेटनेस किसी चीज की नाप सकते हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रेट है। दूसरा आप इससे ये नाप सकते हैं कि जो भी चीज है, जिस भी चीज को आप नाप रहे हैं वो किसी भी एक पोजीशन से कितना ज्यादा
ऊपर है, ठीक है। और उसकी एक्चुअल पोजीशन, अगर मान लीजिए कोई पार्ट है जिसका ये पोजीशन और आपको देखना है कि ग्राउंड पर ये कहाँ पहुंचेगा, तो आप प्लम बॉब की मदद से आराम से वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि वेइंग से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो वेइंग से पहले हमें ये स्केल हो गया, इक्विपमेंट्स जैसे कि प्लम बॉब या जो स्पिरिट लेवल है, या फिर और जो इक्विपमेंट्स है जैसे कि हाइड्रोमीटर जिससे हम फ्यूल का मेजरमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, चोक्स अवेलेबल हों, सैंड बैग्स अवेलेबल हों। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट की बैलेंसिंग और एयरक्राफ्ट की वेइंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल हों। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का फ्यूल सिस्टम और ऑयल सिस्टम वेइंग के हिसाब से तैयार किया जाए, ठीक है। अब जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, बहुत बार ऐसा होता है जहां पर हम मैक्सिमम 0 फ्यूल वेट निकालते हैं, तो वहां पर क्या है, फ्यूल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, टैंक्स में फ्यूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम टेक ऑफ वेट निकालना है तो वहां पर फ्यूल होगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह की वेइंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप फ्यूल सिस्टम और ऑयल सिस्टम को प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस फ्लूइड्स कुछ होते हैं, जैसे रेन रिपेलेंट हो गया या फिर वाटर ड्रेन हो गया, इस तरह के जो फ्लूइड्स हैं उनका क्या रिकॉर्ड है, उनको रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए प्रिपरेशंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस हैं उनका क्या पोजीशन होगा अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर, वो बिल्कुल से रेडी होना चाहिए। इसके अलावा एयरक्राफ्ट को उन्हीं पॉइंट्स पर वेइंग करना है जो मैन्युफैक्चरर ने बताए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट पर आप उसको वेइंग करेंगे, मैन्युफैक्चरर कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताता है जहां पर आप उसकी वेइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब वेइंग करने के बाद एक्चुअल में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो मैंने पहले ही बताया, इससे आपको मिलेगा सीजी की रेंज, ठीक है। कि अगर आपका एम्प्टी वेट या एयरक्राफ्ट का वेट इतना है तो सीजी कहां से कहां तक वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी बताया, अगर आप टोटल मूवमेंट को टोटल वेट से डिवाइड करोगे तो आप पा सकते हो कि सीजी जो है वो कहां पर एक्चुअली होगा, ठीक है। अब अगर उसमें वेट में थोड़ा बहुत आप वेरिएशन करते हो तो उसकी रेंज आप पता कर सकते हो, और इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द सीजी। कैसे, जब एयरक्राफ्ट को आप लोड करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट हमें पता है कि एम्प्टी वेट कितना है, जो मैन्युफैक्चरर भी हमें बता के देता है। अब मान लीजिए कि पायलट को एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो पायलट, इसीलिए आप देखते हैं एयरपोर्ट पे हर एक चीज का, जैसे आपका जो भी सामान है उसका क्या किया जाता है, वेइंग किया जाता है। वो सारी वेइंग की जो डेटा है वो पायलट के पास लाई जाती है, या फिर जो भी वहाँ पर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी वहाँ तक ले जाया जाता है। वो सारा डेटा निकालते हैं, जितना भी वेइंग है, जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं, कितने क्रू हैं, कितने पायलट हैं, कितना फ्यूल है, कितना बैगेज है, कितना कार्गो है, ये सारे डेटा को लेकर के टोटल वेट को टोटल मूवमेंट से डिवाइड करके ये देखा जाता है कि जो भी एयरक्राफ्ट जाने वाला है उसका ऑपरेटिंग सीजी रेंज कितना होगा, जिसके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि एयरक्राफ्ट में कितना फ्यूल होगा, एयरक्राफ्ट को जो एयरक्राफ्ट की पावर डिपेंडेंसी है, इंजन पावर डिपेंडेंसी, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी बेस पे कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। फिर बात आती है, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप सीजी रेंज जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे उसमें किया जाता है, मतलब ये जनरल फ्लाइट के लिए प्रैक्टिस नहीं है, पर बहुत सारे मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए भी सीजी निकालते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, ठीक है। कि अगर नोज हैवी एयरक्राफ्ट तो सीजी कितना रेंज में वेरी करेगा, अगर टेल हैवी एयरक्राफ्ट तो सीजी कितनी रेंज में वेरी करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का इक्विपमेंट चेंज करते हैं जिसकी वजह से वेट और बैलेंस में दिक्कत आए, उस तब भी आपको जो है ये एयरक्राफ्ट का वेट एंड बैलेंस डेटा मेंटेन करना है, डिटरमाइन करना है। कब, जैसे मान लीजिए आपने रेडियो या फिर रडार से सिस्टम से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट निकाला या लगाया, जीपीएस सिस्टम को चेंज किया आपने, कार्गो डोर को चेंज किया, या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जिससे एयरक्राफ्ट का वेट या बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता हो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट बात आती है कि बेलास्ट का क्या यूज है। तो जो अभी तक आपने देखा वो क्या था, एयरक्राफ्ट का वेट था, उसके हिसाब से हम सीजी निकाल रहे थे। लेकिन मान लो इन केस ऐसा हो गया कि जो सीजी है वो आपकी डिजायर्ड रेंज से, आप जो चाहते हैं उस रेंज से थोड़ा बहुत आगे पे और पीछे है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लोड एयरक्राफ्ट पर डालते हैं, एयरक्राफ्ट के आगे या फिर एयरक्राफ्ट के पीछे, ताकि जो हमारी सीजी है वो हमारे डिजायर्ड रेंज में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लीड जो मटेरियल है उसके बार्स या फिर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट के फॉरवर्ड या फिर रियरवर्ड सेक्शन में, ताकि हम सीजी को अपने डिजायर्ड रेंज में ला सकें, ठीक है। और अभी जो मैंने एयरक्राफ्ट की लोडिंग बताई, इस एयरक्राफ्ट की लोडिंग का सीजी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी सीजी कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, इसको हम ग्राफ के उससे पढ़ते हैं, माध्यम से पढ़ते हैं, और इसको बोलते हैं लोडिंग ग्राफ्स एंड सीजी एनवेलप, ठीक है। जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, इस तरह से ये सारी चीजें स्टडी की जाती हैं। इसके अलावा बात आती है कि एयरक्राफ्ट का वेट और बैलेंस जो बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं उसमें कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जितने भी बड़े और मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनमें खुद इनबिल्ट यानी बिल्ट इन वेइंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लैंडिंग गियर्स में। जैसे कि
एयरक्राफ्ट जो है बोइंग 747, 777, 787, 330 एयरबस, 340 एयरबस, 340, ये जितने भी बड़े बड़े जहाज हैं इन सब में इनबिल्ट वेइंग मशीन होती है उनके लैंडिंग गियर में। जैसे ही एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर आता है तुरंत के तुरंत वो खुद का वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे आप बढ़ेंगे तो एक टॉपिक दिया हुआ है मैक, मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड। तो मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स के लिए है, जिसमें आपने देखा होगा जो विंग्स होते हैं वो रूट की तरफ यानी जहां पर वो फ्यूजलाज से कनेक्टेड है वहां पर चौड़े, और टिप की तरफ यानी जहां दूरी अगर आप बढ़ेंगे तो वहां पर ये पतले होते हैं, इसको बोलते हैं टेपर विंग, या फिर और जो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं उसको बोलते हैं स्वीप बैक विंग। तो एक्चुअल में कॉर्ड जो होता है वो किसी भी विंग का लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो विंग आप देख रहे हैं जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं वो एक जगह चौड़े हैं फिर आगे होते होते पतले हो जाते हैं, तो इसका आप कॉर्ड कैसे डिसाइड करेंगे, कहीं लंबा है कहीं पतला है, कहीं चौड़ा है कहीं और पतला है कहीं और पतला हो गया। तो इसके लिए हम इसका एवरेज लेंथ लेते हैं। ठीक है, एवरेज कॉर्ड जो होता है उसी को मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड बोला जाता है। इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए कैसे है, तो जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं वो सारे एयरक्राफ्ट में जो सीजी की रेंज होती है उसको हम इंचेस में यानी डिस्टेंस में ना लेकर के परसेंटेज ऑफ मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके एयरक्राफ्ट का जो मीन एरोडायनेमिक कॉर्ड है अगर वो 100 इंच है और आपका सीजी जो है 20 इंच जो है आगे या पीछे हो गया है, तो आप बोलेंगे कि आपका जो सीजी है वो 20% आगे या पीछे हो रहा है, आप ये ना बोल करके कि 20 इंचेस आगे या पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ते हैं। बाकी बात करें अगर वेट और बैलेंस रिकॉर्ड की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि हमेशा जो भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है उसके अंदर एक वेट और बैलेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर में मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह के और सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल पर एक बार विजिट जरूर करना। थैंक यू।